जैन साहब, मंच पर आसीन भारत सरकार के मंत्रीगण, हमारी तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण, भूतपूर्व हमारे सैन्य अधिकारीगण, वीर योद्धा और इस पावन मिट्टी में जन्मे हुए तमाम भारत के नागरिक, विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राओं, मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि आज इस राष्ट्रीय मीडिया सेंटर के अंदर जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसके लिए मैं भारत सरकार और भारतीय सेना का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ पर जो बुला करके जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ अपने भारतीय नागरिकों से यही कहूंगा कि देहि सिवावर मोह है, शुभ कर्मंत कभौ न डरो अरिसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हर एक हिंदुस्तानी को, ना कि वो वर्दीधारी का ही फर्ज नहीं, बल्कि हम सब हिंदुस्तानियों का फर्ज बनता है अपनी इस भारत माता की रक्षा करने का। हर एक नागरिक का उतना ही दायित्व है जितना एक सैनिक का दायित्व है। हम सबको मिलकर के अपनी इस मातृभूमि की रक्षा करनी होगी। इसको एक ऐसा उपवन बनाना होगा, ऐसी सुगंधित मिट्टी से इसको सुगंधित करना होगा ताकि दुनिया इसकी सुगंध से महक उठे। हम सबको मिलकर के ऐसा कर्म करने पड़ेंगे। आज से 17 साल पहले भी हिंदुस्तान की सेना ने, जैसा कि आज सेना हमारी लड़ रही है कश्मीर वैली के अंदर, हर जगह हर सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा भी अपनी मिट्टी को समर्पित कर रहा है। ऐसे ही हिंदुस्तान की सेना ने पहले भी 17 साल पहले भी किया था। मुझे आज भी याद है कि जो उस समय मेरी मात्र 2.5 साल की सर्विस और 19 साल की उम्र थी। सिर्फ किताबों में पढ़ करके गया था। परिवार का संस्कार था, क्योंकि पिता भी एक फौजी थे, उन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने भी एक जो अनुभव मुझे दिया वो अनुभव भी था, लेकिन इतनी जिंदगी का अनुभव नहीं था, सर्विस का अनुभव नहीं था, लेकिन एक जुनून था अपने देश के प्रति। और उस जुनून में टाइगर हिल, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, उसको 18 ग्रेनेडियर्स ने, घातक प्लेटून्स की टुकड़ी ने 2 दिन और 3 रात बर्फीले तूफान, पाकिस्तान की भारी गोलाबारी, उन सब की परवाह न करते हुए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। मुझे वो क्षण आज भी याद है कि हम 7 जवान पाकिस्तान की सेना के सैनिकों के साथ गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस भीषण युद्ध के दौरान मेरे 6 साथी शहीद हो गए थे। मुझे भी बहुत सारी गोलियां लगी, बेहोशी अवस्था में था। जो अमानवीय जो कार्रवाइयां पाकिस्तान के सैनिक करते हैं वो भी उन्होंने घूंसे, लात, जो भी मारना था मारा भी था। लेकिन उसके बावजूद भी एक अगर हिंदुस्तान का एक नागरिक, हिंदुस्तान का एक सैनिक अगर मन के अंदर एक विश्वास पैदा कर लेता है कि उसको कोई मारेगा नहीं या वो मर नहीं सकता है, तो वो कभी मर भी नहीं सकता है। उस विश्वास के दौरान उन पाकिस्तानियों सैनिकों के बीच में मैं पड़ा रहा, उनकी गोलियों को सहता रहा, और आखिरकार लास्ट में जब उसने सीने पे भी गोली चला दी तो, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यहां पर भी पर्स रखा था, उसमें भी कुछ बचाने वाला ईश्वर होता है। कहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर शक्ति भी साथ देती है। और हमारी भारतीय सेना हमेशा सच्ची है और हमेशा कर्तव्यनिष्ठ है, इसलिए ईश्वर भी हमारी भारतीय सेना के साथ साथ है। वो गोली रिकोचित हुई, उसके बाद ग्रेनेड से हमला किया। जो पाकिस्तान का सैनिक हमारे वेपन उठाने की कोशिश कर रहा था उसको मारा, उसकी राइफल को लेकर के और 4 सैनिकों को मौत के घाट उतारा और वहां से उनको वहां से खदेड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर उसी की इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर मेरी
जो 18 ग्रेनेडर्स की दूसरी टुकड़ी ने आकर के हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था। ये एक छोटा सा अनुभव था मेरी जिंदगी का। मैं अपने इन साथियों के साथ, जो हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान को, सबसे पहले हर एक भारतीय को एक अच्छा भारतीय बनना चाहिए। एक अच्छा भारतीय बन गया तो शायद एक अच्छा हिंदुस्तान का निर्माण हो जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि हर एक नागरिक एक अपनी कर्तव्य के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने जिस भी क्षेत्र के अंदर वो सेवारत कार्यरत रहे, उसके अंदर वो एक ये भावना दिखाए, ताकि हमारा देश एक मजबूत सशक्त देश बन सके। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आखिर में यही कहूंगा कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच में एक एक शब्द का एक एक अक्षर या अक्षर की एक एक पाई की बात करूं तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति का एक एक रोम हिला देने वाला वाक्य शब्द था आपका। सच में अगर जब बच्चे अपने स्कूल के प्रांगण में इस तरह के वीरोत्तेजित व्यक्तित्व को चित्रांकन के रूप में देखेंगे तो सचमुच वो दिन दूर नहीं जब इस विद्या वीरता अभियान का जो सफलतम रूप है वो हमारे सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उनके आंचल की छैया में छोटा ये संसार है। सच में बहुत ही प्रेरणाप्रद थे आपके वचन। और अब इस क्रम में मेरा अगला अभिवादन है राइफलमैन श्री संजय सिंह सर के लिए कि आप अपने अनुभवों से हमें अवगत कराएं, मार्गदर्शन करें हमारा कि किस तरह हम अपने देश की सीमा पे। थैंक्स सर। ताली बजाने में कंजूसी मत करिए। आदरणीय भारत सरकार के मंत्रीगण, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष और फौज से रिटायर्ड हमारे अधिकारीगण, ऑल कॉलेज से आए हुए सभी प्रमुख मीडिया कर्मी और यहाँ पे इस हॉल में पधारे हुए सभी लोगों से जो यहाँ पे आज इस मौके पे आप लोग एक गवाह बने कि विद्या वीरता जो अभियान आज हमारे आचार्य मिनिस्टर द्वारा जो आरंभ किया गया, और सबसे बड़ी बात कि आज जो एक शुभारंभ हुआ उसमें यहाँ पे हमें बुलाकर जो हमें सम्मान आप लोगों ने दिया उसके हम सदा आभारी रहेंगे। जो एक सोच शुरू हुई है, जो एक अभियान जो शुरू किया, उस अभियान की शुरुआत सिर्फ जो स्कूल जो कॉलेज जहां से हमें एक प्रारंभिक शिक्षा जो मिलती है, हम ये बीज अगर वहीं से शुरू करें तो सबसे बढ़िया था। और वही शुरुआत आज हमारे आचार्य मिनिस्टर साहब ने की, जो आज कॉलेज के जो मुखिया जो प्रबंधक हैं, जो वहाँ के मुखिया हैं, वो यहाँ पे आज पधारे हैं। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो
स्कूल कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। जो शिक्षा बच्चे को स्कूल में दी जा सकती है वो घर में नहीं दी जा सकती। घर की शिक्षा और स्कूल की शिक्षा में बहुत अंतर है। घर में सिर्फ संस्कार दिए जा सकते हैं और स्कूल और कॉलेज में जो हमारा एक भारत निर्माण का जो एक सपना है, आपने सिर्फ वो सपने वहां पे साकार करने हैं। इसीलिए ये एक चीज जो ये शुरुआत है ये स्कूल और कॉलेज से होना बहुत जरूरी थी। घरों में तो सभी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो वो देख के करता है, कुछ सुन के करता है, अपने आस पड़ोस महसूस करता है, क्योंकि उसका जो मन है वो चंचल है। आप उसको जिस तरीके से मोड़ना चाहें उसको मोड़ सकते हो, क्योंकि उसका जो पावर बैंक है, जो सोचने की शक्ति है या कुछ करने की शक्ति है, वो काफी है। तो ये चीज जो बच्चे के अंदर जब करेगा अपने अंदर वो, तो ऑटोमेटिक ही वो बच्चा आगे जाके उस चीज को पक्का चुनेगा। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जरूर नहीं कि हम लोग हर कोई सिर्फ सेना में ही जाएं, क्योंकि सेना में कुछ एक पाबंदियां हैं, कुछ एक रूल है, लेकिन हर कोई बच्चा भी फौज में नहीं जा सकता। लेकिन कोशिश सबको करनी चाहिए, और कोशिश हमेशा कामयाब होती तभी है जब आप कोशिश करते रहें। क्योंकि जब मैं फौज में आया था तो ऐसा नहीं कि मैं भी डायरेक्ट सिर्फ जिस दिन गया उस दिन भर्ती हो गया। मैंने भी बहुत बार प्रैक्टिस किया फौज में जाने के लिए, कई बार सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। क्योंकि जो एक एम था कि मैंने फौज ज्वाइन करनी है, जबकि मुझे पुलिस में काफी मेरे रिलेटिव थे, वो सभी कहते थे कि हमारा जो रिलेशनशिप है सारा पुलिस में है, कोई स्टेट पुलिस में है तो कोई सेंट्रल पुलिस में है। तो वो सभी कहते थे कि आप भी उसी को ज्वाइन करो। लेकिन मैंने एक चीज ठानी थी कि जाऊंगा तो सिर्फ इंडियन आर्मी में जाऊंगा, नहीं तो पुलिस में भी नहीं जाऊंगा। मैंने मैट्रिक करने के बाद फर्स्टली जब प्रैक्टिस फौज में ज्वाइन करने के लिए जब जाना शुरू किया, बहुत बार नाकाम हुआ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। लास्ट हमारा जो जीडी के लिए जो 21 इयर्स का एक स्टॉप रहता है, मेरा 21 ईयर स्टार्ट हो चुका था, और जो उस भर्ती में जब लास्ट में गया, मैं 21 ईयर वाली जो भर्ती में गया उसमें सिलेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात कि सिलेक्ट होने के बाद जो ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग करने के बाद सबसे पहली पोस्टिंग में सीआई ऑप्स की हुई, और वो भी सोपोर जैसे इलाके में। मैंने सिर्फ अपने जिंदगी में जो फर्स्ट मेरा जो फौज का जो मेरे जो कदम थे वो सीधा सीआई में पड़े। मैंने अपने सर्विस की जो शुरुआत थी वो सीआई ऑप्स से की, और वही टर्नओवर खत्म होते होते लास्ट में कारगिल ऑपरेशन। तो हमारे पास एक सीआई ऑप्स का एक्सपीरियंस था, बाकी एक ट्रेनिंग। जैसे ही हम लोग कारगिल ऑपरेशन में पहुंचे, जैसे ही साहब ने आपको बताया, साहब की यूनिट और हमारी यूनिट बिल्कुल साथ साथ थे। हर ऑपरेशन में हम दाहिने या बाएं एक दूसरे के अटैक करते थे, चाहे द्रास की बात थी, चाहे मस्को या टगरेल। हर दिन ऑपरेशन चलता था, कई कई ऑपरेशन तो 10 दिन 15 दिन तक चलते थे, क्योंकि उस वहां का इलाका, वहां का ट्रेन जो था उस तरीके का था, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा है और हमें नीचे से ऊपर तक जाना है। 2 से 3 दिन पहले जाने के लिए लगेंगे, तो काफी मुश्किलें थी उन चीजों को, यानी हालात कुछ ऐसे थे।
और टाइम कम था, लेकिन फिर भी जो इंडियन आर्मी ने जो काम किया और जो वहां पे रेजिमेंटें थी, उन्होंने हर किसी के साथ मिलकर काम किया और कामयाबी उनको मिली। जो हमें ऑपरेशन, मेरी यूनिट को जो टास्क मिले थे द्रास में, उसके बाद लास्ट ऑपरेशन था हमारा मस्को वैली में .4875 फ्लैट टॉप का। तो हमने वहां पे हर ऑपरेशन में यानी 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता था एरिया को क्लियर करने के लिए। और जिस दिन हमें ये लास्ट ऑपरेशन जो था इसका टास्क मिला, तो हमने जो प्लानिंग किया पूरा, जो किस तरीके से ऑपरेशन होगा, जो हमारे कमांडर्स थे, सीओ साहब, कंपनी कमांडर्स, बाकी आगे जेसीओस, एनसीओस, जो प्लानिंग किया उसके हिसाब से हमने आगे मार्च किया। हमारे में एक लीडिंग सेक्शन थी जो कि क्योंकि इलाके के हिसाब से देखते हुए रास्ता बनाना था और आगे बढ़ना था। लेकिन दुश्मन ने वो इलाके जितने भी थे वो फायर से कवर किए थे, जिस इलाके रास्तों से हमने ऊपर चढ़ना होता था। जो हमारा टाइम प्लान था ऑपरेशन का कि सुबह के टाइम हमने दुश्मन के बंकर के ऊपर धावा पुकारना है, वो सब खराब हो गया। सुबह दिन निकल गया और हम लोग दुश्मन से काफी पीछे रह गए। जब दिन निकल गया तो कार्रवाई पूरी बंद हो गई, लेकिन दुश्मन हाइट पे बैठा था, हम लोग नीचे थे, तो दुश्मन का जो फैलाव था काफी लंबा था। और जैसे जैसे दिन निकलता गया, लाइट होना शुरू हुई, दुश्मन को हमारी मौजूदगी वहां पे पता चल गया और सुबह सुबह ही हमारी कैजुअल्टी शुरू हो गई। मेरे कंपनी कमांडर मेजर गुरप्रीत थे, तो उन्होंने देखा कि अगर शाम का मैं इंतजार करूंगा यहां पे, तो शाम तक तो मेरी कंपनी का कोई भी जवान नहीं बचेगा, लड़ाई किससे लड़ूंगा। उन्होंने सीओ साहब से बात की। दिन के टाइम हमें फायर सपोर्ट मिला, जो हमारी लीडिंग सेक्शन थी एक जैसी 10 वार की, उसने दिन के टाइम ही अटैक कर दिया। तो मैं और एक मेरा बडी थे नितेंद्र, हम 2 स्काउट थे, हम लोग आगे चले गए। अभी ना तो फायर सपोर्ट ले सकते थे, ना ही पीछे वाले हमारे साथ आ सकते थे। जो कुछ करना था हमें 11 लोगों ने करना था। दिन का समय था, अगर थोड़ा सा भी चूक करते दुश्मन की गोली आ जाती। तो काफी देर जेसीओ साहब ने कहा कि इन गनों को बाहर निकाल लो। अभी गन कंटिन्यू फायर कर रही है तो उसको हाथ लगाना काफी मुश्किल था। तो हमने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद हमारे पास अपने जख्मों के अगर गोली लगने के ऊपर हमें एक फीड पट्टी मिलती है अपने आप को बांधने के लिए, तो हमने वो फीड पट्टी अपने हाथों में बांध ली और संगड़ के पास ही बैठ गए। जो मेरा दूसरा बडी था उसने संगड़ में ग्रेनेड फेंका और मेरा जो काम था वो था दोनों गने बाहर निकालना। मेरे बडी ने ग्रेनेड फेंका, उससे कैजुअल्टी हुई दुश्मन की और मैंने दोनों गने बाहर निकाल ली। और जो मेरे पास AK-47 था उससे संगड़ के अंदर ब्रश फायर करके दुश्मन को मार गिराया। तो ये टाइम की बात थी, एक हालात थे और एक प्लानिंग थी जो हमारे कमांडर, हमारे जो कंपनी कमांडर या ऊपर वाले जो कमांडर थे, जो उन्होंने प्लानिंग बना के हमें दी और हमें जो फायर सपोर्ट दिया। अकेला कुछ नहीं करता। मैं भी वहां तक पहुंचा तो मैं भी किसी के फायर सपोर्ट के जरिए पहुंचा। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक आदमी फायर करता है लेकिन कुछ होता नहीं है, लेकिन लड़ाई में ऐसा नहीं होता। क्योंकि पिक्चर में लाइव गोली नहीं है, लेकिन लड़ाई के बीच में लाइव एम्यूनिशन फायर होता है। वहां सिर्फ मौका चाहिए और मौका जिसने उस मौके का फायदा उठा लिया वो ही विजय है। और हमें जो वहां पे मौका मिला हमने उसका भरपूर फायदा उठाया और जो टास्क था उसके हमने तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे तक शाम को हमने कंप्लीट कर दिया। जबकि कभी हम दिन को ऑपरेशन नहीं करते ऐसे एरिया में, लेकिन हालात ऐसे थे कि ऑपरेशन करना पड़ा। इस पूरे ऑपरेशन में जो हमारा कंपनी का जो 11 लोगों का ऑपरेशन था, इसमें सिर्फ मेरे 2 साथी शहीद हुए। बाकी हमारे 11 में से एक सेफ था, 2 शहीद हो गए और 9 लोग जो थे हम लोग सब जख्मी थे।
क्योंकि दिन का टाइम था, दुश्मन 2 साइड से फायर था और संगड़ के 2 बंकर हमने लेने थे। तो इसी तरीके से हमने दूसरा बंकर भी लिया और एरिया को पूरा क्लियर कर दिया। लेकिन हमने एक चीज वहां पे देखी, पाकिस्तान के साथ जो हरकत आजकल जो पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के साथ की, हमने भी वहां पे दुश्मन की काफी डडबड़ियां थी कारगिल ऑपरेशन के दौरान, तो हमने कभी ऐसा नहीं किया। जबकि 4875 पे पूरे इलाके की जितनी 56 डेड बॉडी थी पाकिस्तान आर्मी के, जो वहां पे सोल्जर जो उनके मारे गए थे, कुछ मुजाहिदीन थे और कुछ पाक सोल्जर थे। तो लड़ाई जब खत्म हो गई तो डेड बॉडीज वहीं पड़ी रही, पाकिस्तान आर्मी ने उनको वापस लेने से मना कर दिया। तो मेरे जो सीईओ थे, जो टॉयसी और सीईओ की कमांड कर रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी, नाउ अभी मेजर जनरल वाई के जोशी, तो उनका कहना था कि सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है, अभी मरने के बाद इसके साथ कौन सी दुश्मनी। यानी सोच, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सोच का जो अंतर है, उन्होंने कहा कि जो इनकी डेड बॉडीज है, इनके गवर्नमेंट लेने से, इनकी आर्मी लेने से मना कर देती है, तो इनकी डेड बॉडीज जो है, इनको हम उनके सैनिक सम्मान के साथ वहां पे दफनाया। उनके देश का झंडा मंगवा के वहां पे पूरा खड्डा करके मौलवी को बुला के पूरा जो एक रीति रिवाज होता है, उसी रीति रिवाज के साथ उनकी डेड बॉडीज को हमने वहां पे दफनाया 4875 के ऊपर। आज भी वहां पे उनका कब्रिस्तान है। सीओ साहब का सोच सिर्फ इतनी थी कि कम से कम इनकी आर्मी या इनका जो पॉलिटिक्स है, इनको अगर इनकी जरूरत नहीं है तो कम से कम इनके घर वालों को तो दिल में शांति होगी कि मेरा जो बेटा इन फौज में लड़ रहा था उसको जमीन नसीब हुई। अगर हम भी करना चाहते तो कर सकते थे, जैसे इन्होंने किया। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी में ये नहीं है। ठीक है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो ये हरकत जो करते हैं, वो कायरता की निशानी है। क्योंकि लड़ाई हमने देखी है, वहां पे डेड बॉडी हमारी भी हैं और डेड बॉडी उनकी भी होती है। और उस टाइम भी उन्होंने हमारे सैनिकों के साथ इसी तरीके का व्यवहार किया था। ये सिर्फ सोच का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए जो आज ये शुरुआत यहां पे स्टेज से हुई, ये हर कॉलेज में ही शुरू नहीं होनी चाहिए, हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूट में। ये सिर्फ फोटोग्राफ है। उसके बाद इनकी हिस्ट्रीज, जैसे बाकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसी तरीके से अगर आप उस लोगों की हिस्ट्री 20 अपने सिलेबस में डालें, कम से कम जो बच्चे पढ़ेंगे, कम से कम उनको इतना तो याद होगा कि नहीं, मैंने इस क्लास के बीच में इस आदमी की हिस्ट्री पढ़ी थी। यानी धीरे धीरे कोई भी कार्रवाई है, एक बार जब बोलते हैं कि आग लगती है धुआं पक्का निकलता है। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसका नतीजा आना भी शुरू होगा। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ यहीं पे अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, और एक बार फिर आप सबका मुझे यहां पे बुलाने के लिए और सम्मान देने के लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।